चलिए ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टार्ट हो गया ना? ठीक है। अब देखिए, एक जनी यहाँ बैठी है, उसको देखते रहिए। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखिए। ये सब आज अपलोड कर दिएगा सर, है ना? तो चलिए, ऐसा है कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे शीट से, तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ये सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बताइए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया है द पोजीशन ग्राफ ऑफ टू चिल्ड्रन रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर एज शोन इन द फिगर। चूज करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। बताइए कौन सा सही है इसमें, बताइए। देखिए, ए अपॉन बी मतलब ए या बी, ए और बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी और ए। जैसे ए और बी अपने स्कूल से चले, ए और बी, ए ऐसे गया, ए कैसे गया, ऐसे गया, और बी कैसे गया, ऐसे गया। ठीक, तो पूछ रहा है कि ए ज्यादा क्लोजर है कि उनका घर कहाँ है, पी और क्यू पर। उनका घर कहाँ है, पी और क्यू पर। बात समझिए, ए का घर पी पे है यानी यहां है, ठीक, और बी का घर कहाँ है, क्यू पर है यानी यहां है। अब मेरी बात समझ गए? ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिए। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, ए और बी अपने घर की ओर चले, ए का घर पी पर है और बी का घर कहाँ है, क्यू पर है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि ए या बी में से कौन पास रहता है स्कूल के। ए या बी में से कौन स्कूल के पास रहता है, बताइए कौन स्कूल के पास है। दूसरी बात पूछ रहा है, इनमें से किसने पहले घर की ओर चलना शुरू किया, ए ने कि बी ने। तीसरी बात पूछ रहा है, कौन तेजी से चल रहा है, ए की बी। सब बेसिक्स पे आधारित है, सारे बेसिक्स हम बता चुके हैं, ठीक है ना। चौथी बात पूछ रहा है कि दोनों सेम टाइम पे आते हैं कि डिफरेंट टाइम पे आते हैं। अब पांचवी बात पूछता है कि ए बी को ओवरटेक एक बार करता है कि दो बार करता है, ये पूछ रहा है। बताइए कैसे करेंगे। चलिए बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। देखिए, अभी मैं कल एएलपी के क्वेश्चंस लगा रहा था, आपको विश्वास ना हो तो एडवांस के बच्चों से पूछ लीजिए। एक 9-10th का बच्चा वो एएलपी लगा सकता है, मोशन इन 1D की तो लगा ही सकता है। और बाकी मतलब उस तरह के क्वेश्चंस करने का आपको जब स्किल आ जाएगा, बेसिक्स वही सिंपल हैं जो आपके बोर्ड के हैं, बेसिक्स वही है, लेकिन एप्लीकेशन थोड़ा सा। ये सारे बेसिक्स आप जानते हैं, अप्लाई करिए, बताइए कैसे होगा, बोलिए। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ए का घर कहाँ है, पी पर, पी पर है ना। ए का घर पी पर है यानी पी का डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना वाई एक्सिस पे। तो पी का घर इतना दूर है, ठीक, और बी का घर कितना दूर है, इतना दूर है, यहां से लेकर यहां तक इतना दूर है, ठीक। तो यहां बोला है कि कौन क्लोजर रहता है, तो क्लोजर कौन रहता है, ए क्लोजर रहता है, यहां ए मारेंगे, और किससे क्लोजर रहता है, बी से। अब बात समझ में आ गई, एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लैरिटी रखिए अपने उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन पहले स्टार्ट करता है। देखिए, बी स्टार्ट करता है इस टाइम से, बी स्टार्ट करता है इस टाइम से, और ए स्टार्ट करता है इस टाइम से, t बराबर 0 से। तो यानी ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल। चलिए, ये आंसर आप लोगों ने दे दिया, अर्लियर देन बी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब बताइए, इनमें से कौन तेजी से चल रहा है, हैं? तेजी से चलने का क्या मापदंड है, जरा बताइए, हैं? कैसे, जैसे मान लीजिए चल रहा है तो कैसे चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, ये लड़का ठीक बोल रहा है। स्लोप, बी का स्लोप ज्यादा है, और आप स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, dx बाई dt, ये बताए थे ना।
परसों कई क्लास में बताए थे। स्लोप क्या है, dx बाई dt, और ये एंगल इस एंगल से ज्यादा है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, सो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, तो वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a। एकदम सही बोल रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप कहेंगे कि बी वॉक्स फास्टर देन ए, ये हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? बहुत स्लो चल रहा हूं इस क्लास में मैं, बहुत ही स्लो, इतना स्लो को टीचर चलता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो मैं बताऊं वो 100% आना चाहिए, और अगर 100% आएगा तो 2 ही महीने बाद तुम लोग बहुत फास्ट हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट बताइए, इनमें से ए एंड बी रीच होम एट द सेम डिफरेंट टाइम। ए और बी घर पे पहुंचते हैं एक ही समय में कि डिफरेंट समय में? हैं? ए और बी घर पे पहुंचते हैं एक ही समय में कि डिफरेंट समय में? बताइए, बोलिए बताइए, जल्दी बताओ भाई। सेम समय में, बिल्कुल सही। आप ये देखिए, इस टाइम पर ये भी पहुंच जा रहा है, और इसी टाइम पे ये भी पहुंच जा रहा है, तो दोनों घर पे सेम समय से चलते हैं। ए पहले स्टार्ट करता है लेकिन उसकी स्पीड धीमे है, बी बाद में स्टार्ट करता है लेकिन उसकी स्पीड तेज है, पहुंचते हैं दोनों एक ही समय में। समझ में आया बेटा? एकदम क्लियर हो रहा है? बोलो जी, हैं? तो ए एंड बी रीच द होम एट सेम टाइम, बिल्कुल सही। अब आप आखिरी क्वेश्चन बताइए, हैं? तो ए ओवरटेक करता है कि बी ओवरटेक करता है? क्योंकि उसकी स्पीड तेज है। ये पहले से चल ही रहा है, आगे पहुंच चुका है, ये पहले से चल रहा है, आगे पहुंच चुका है। बात समझ में आ रही ना? तो ओवरटेक कौन करेगा? बी। तो बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस, एक ही बार ओवरटेक करता है, क्योंकि एक बार अगर बी ओवरटेक कर जाता है तो दोनों की स्पीड तो सेम है, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, दोनों की स्पीड सेम नहीं है, कांस्टेंट है। दोनों की 2 डिफरेंट स्पीड है लेकिन कांस्टेंट है। तो एक बार बी ओवरटेक कर जाता है, आगे निकल जाता है, तो क्या होता है बताओ बेटा? ओवरटेक कब करेगा? जब सेम डिस्टेंस पे रहेगा, जब सेम डिस्टेंस पे रहेगा। तो सेम डिस्टेंस पे यहां पे रह रहा है ना, इस पॉइंट पे, इस टाइम पीरियड पे दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। इस टाइम पीरियड पे दोनों का डिस्टेंस सेम है कि नहीं बेटा? है। तो एक बार ओवरटेक कर देगा तो बी की स्पीड ज्यादा है, तो फिर वो तेजी से आगे चलता चला जाएगा। बात समझ में आ रही ना? समझ में आ रही? लेकिन सेम टाइम पे इसलिए पहुंचेगा क्योंकि बी को ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल करना है। ओवरटेक करने के बाद भले उसकी स्पीड ज्यादा है लेकिन ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल करना है, इसलिए दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। अब बात क्लियर हो गई? इस सवाल को एकदम आपने फाड़ दिया बढ़िया से आपके दिमाग में स्थापित हो गया? बोलिए हाँ। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि 15 यहां डिस्कस और 15 घर पे ट्राई कर। इसको आप ट्राई करके आई थी सर? बताइए, सब लोग ट्राई करके आए थे? हाँ, तो ट्राई करके आइए। ट्राई करके आएंगे तो एक बार दिमाग उस क्वेश्चन पे चला जाएगा ना, ठीक? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, खूब गौर से देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए, बताओ भाई कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एवरेज स्पीड इन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, एंड आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू और रिटार्डेशन। बताइए कौन कौन निकालेगा? बोलिए। देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम इस पे प्लॉट है और वेलोसिटी इस पे प्लॉट है, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसमें से पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताइए। कौन बताएगा? हाथ उठाइए, बोलिए नहीं, हाथ उठाइए। कितने लोग? ऐसे ऐसे नहीं करिए, हाथ उठा के बताइए अगर आपको आंसर देना है तो। बड़ा हमको फिर गुस्सा आएगा, बता रहे हैं। आप लोग तो एब्सेंट ही थे, एब्सेंट थे ना? क्यों भाई, तुम तो प्रेजेंट थे ना? इधर देखो, तुम तो प्रेजेंट थे ना, इसको बताए थे हम परसों। बताओ डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालोगे?
डिस्टेंस ट्रेवल्ड अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है, आप जानती हैं? अच्छा, बताइए। हाँ, खड़े होके बताइए। बिल्कुल सही। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, जो एक्स एक्सिस से वो इनक्लोज करेगा, जो एक्स एक्सिस से इनक्लोज करेगा, वो एरिया ही क्या होगा, एरिया ही क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये पूरा एरिया क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब एरिया निकालना है तो इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लो और प्लस इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल लो। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है, 2 2 या 4 और 2 ये स्क्वायर है, इसकी एरिया निकाल लो और प्लस इसकी एरिया निकाल लो। ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, इसकी एरिया निकाल लो, प्लस इस ट्रायंगल की निकाल लो, प्लस इस ट्रायंगल की निकाल लो। सबको ऐड कर दो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। वेरी गुड, बैठ जाओ। देखो जो जवाब लगातार देगा, इससे अच्छा तरीका, इतना पेन टीचर्स आमतौर पे नहीं लेते हैं। टीचर सवाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं, जाते हैं। ठीक है ना, आपको दिया जा रहा है, आप रिस्पॉन्स करिए, धीरे धीरे आपका रिस्पॉन्स टाइम कम होता जाएगा। आप जान लीजिए, धीरे धीरे रिस्पॉन्स टाइम कम होता जाएगा। आप देखते ही बोल देंगे ऐसे होगा, लगे रहेंगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, पर डे आपको 45 के आसपास क्वेश्चन शीट से करने हैं। सुन लीजिए, 45 के आसपास क्वेश्चन शीट से प्रिपेयर करने हैं, तो वही स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, उसको फॉलो करिए। ठीक है ना, तो ये हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। अब बताओ तुम लोग बेटा, नेक्स्ट चीज कि एवरेज स्पीड क्या होगी, कौन बताएगा? हाँ उठाइए। हाँ तो खड़े होके बताइए, ऐसे बताइएगा ऐसे हम क्या कहें, हमको लगा ऐसे गुस्से में है आप। खड़े होइए, खड़े होकर बताइए, तुम लोग बता दोगे। हाँ, टोटल डिस्टेंस तो यहां से निकल गया, और टोटल टाइम क्या होगा, बोलिए? 10 सेकंड। वेरी गुड, बैठ जाइए, ऐसे बताइए। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यहां से निकाल लिया आपने, उसकी एरिया, और टाइम कितना दिया है, 10 सेकंड। 10 सेकंड से डिवाइड करेंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। आ जाएगी बेटा? अच्छा, अब नेक्स्ट बताओ बेटा, इन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू। कौन बताएगा इसमें किस पार्ट ऑफ द ग्राफ में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, बताइए, बताइए इस ग्राफ के किस पार्ट में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। चलो बेटा बताओ, खड़े होइए, खड़े होके बताइए। सबसे पहले बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या होता है? बात नहीं करो बेटा, नहीं नहीं करिए, इधर देखिए आप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या होता है, बताइए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या होता है, बताइए। उसका स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। कितना सिंपल है। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे स्लोप ये है, इस पार्ट में एक्सेलरेशन है क्योंकि ये एंगल एक्यूट है, इस पार्ट में भी एक्सेलरेशन है क्योंकि ये एंगल भी एक्यूट है, लेकिन इस पार्ट में क्या है, डिसेलरेशन है क्योंकि ये एंगल ऑप्टियूस है, ऑप्टियूस है। बात समझ में आ गई? इसका स्लोप क्या होगा, डीवी बाई डी टी, यही ना होगा, बोलो जी। इस केस में क्या है, इस पार्ट में क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप जीरो है, टेन थीटा जीरो है, यानी कि थीटा जीरो है। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, उसके नेक्स्ट पार्ट में भी, नेक्स्ट पार्ट में कहीं नहीं, बस इसी पार्ट में, ए बी में ही, रुको, ए बी में ही थीटा जीरो होगा, बाकी इसमें भी एक्सेलरेशन है, यहां भी एक्सेलरेशन है, यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, और यहां भी एक्सेलरेशन की कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है, और यहां से यहां तक रिटार्डेशन है। ग्राफ को समझ गए? पहले चीजों को समझ जाइए, ठीक है ना, हर बात को अंडरस्टैंड करके लगाइए, बिना अंडरस्टैंड किए हुए एक सवाल ना लगाइए। आंसर तो कतई मत याद करके मारिए, बहुत बच्चे मार देते हैं, है हो चाहे ना हो, है ना। ये एनालिसिस कर लिया आपने। अब आप देखिए, अब आपको देखना है कि यहां एक्सेलरेशन ज्यादा है कि यहां एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो सबसे पहले आप देखिए कहां पे एंगल ज्यादा है, एंगल कहां पे ज्यादा है। इस पार्ट में एंगल क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखिए,
इस ट्रायंगल में टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा बराबर दिस साइड बाई दिस साइड, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2/2। ये 2 है, ये 2 है, यानी 1। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री है। अच्छा अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, तो अगर ये एंगल थीटा डैश है तो टेन थीटा डैश कितना होगा, दिस साइड बाई दिस साइड, यही ना होगा, बोलो। तो ये साइड होगा 8, ये 2 है, ये 10 है, तो ये साइड होगा 8, और ये साइड कितना होगा बेटा 1, यानी टेन थीटा बराबर 8। इस केस में टेन थीटा बराबर 1 और इस केस में टेन थीटा बराबर 8। तो बताइए थीटा किस केस में ज्यादा है। 0 से 90 के बीच जब थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा बढ़ता है, ये पता है आपको। एक्यूट एंगल जब भी थीटा एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन 0 से 90 के बीच जब थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा बढ़ता है, और 90 पे इनफाइनाइट हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। एक्सेलरेशन मैक्सिमम का केस क्या होगा, ये होगा। बात समझ में आ रही है ना, एकदम क्लियर है। अब यही सवाल आपका नीट में नहीं आ जाएगा कि बहु यही आ गया, यहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, घप से मार देंगे, ये नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही आएगा। और एक दो सवालों में कॉन्सेप्ट ये नहीं आएगा, 100% सवालों में, चाहे आईआईटी के हों चाहे नीट के हों, आपके मॉड्यूल से ही आएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई बेटा, एकदम क्लियर है, बोलो जी क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताइए, इन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एंड आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या है, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर 8 है, यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। ये इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी ना, बोलो जी। अब अगली बात पूछा है कि रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन ग्राफ में केवल यहां पे है, यहां पे है रिटार्डेशन, यहां है ना। तो रिटार्डेशन आपको बताना हो तो इस एंगल का टेन निकाल लीजिए, इस एंगल का टेन। तो अब इस एंगल का टेन कैसे निकलेगा, बोलिए। हाँ, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा, और टेन पाई माइनस थीटा कितना है, बोलो। टेन पाई माइनस थीटा, यानी ये एंगल, यानी ये एंगल, ये वाला एंगल। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये कितना होगा, 10/5, 10/5। ये साइड 10 है, ये साइड 10 है ना, और ये साइड क्या है, 5। तो 10/5 यानी कि 2। तो 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है ना, रिटार्डेशन इतना हो जाएगा। और 10 पाई माइनस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोलिए, सब कुछ समझाए हैं, बोलिए। 10 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अभी ले आइए एक ठो, किस में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा। बोले है ना कि थीटा की वैल्यू हमेशा 0-90 के बीच होती है, थीटा की वैल्यू 0-90 के बीच है, तो पाई माइनस थीटा कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, बस। 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। तो माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू 2, यानी 10 थीटा इज इक्वल टू -2, यानी कि रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, -2। बात समझ में आ रही है ना, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया जी। ये क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में एकदम छप गया कि नहीं छप गया, बोलो बेटा, छप गया कि नहीं। सुनो, ऐसा है, हम पसंद नहीं करते बेटा, यहां जवाब नहीं दे रहे हो। और कितना परसेंट था तुम्हारा हाई स्कूल में, हैं? नहीं नहीं, अभी अभी की बात से हम नहीं बोल रहे हैं, बढ़िया हो तुम बताओ कितना परसेंट था हाई स्कूल में। अब बताओ, जो बच्चा 90%, जो बच्चा हाई स्कूल में 90% वाला है, उसको हम कतई बेवकूफ़ नहीं मान सकते हैं। और चेहरा भी तुम्हारा बता रहा है कि तुमको पढ़ने में ठीक हो, फेस भी बता रहा है, 90% पाए भी हो यार, और जवाब भी नहीं देते हो यार, तुमको गुस्सा नहीं आएगा, है? तुम्हारा क्या परसेंट था, तुम्हारा भी इसी के आसपास था ना। तो बताओ, इतना तुम लोग किए हो 9th-10th में, तो इसका मतलब खराब बच्चे नहीं रहे होगे बेटा। किस ICSE से था, CBSE से था,
तो सीबीएसई से भी 90+ खराब छोड़ो है। हमारा दिल नहीं मानने को तैयार है कि तुमको नहीं आता है। अब पता नहीं, वहाँ जवाब है नहीं, पता नहीं क्या करते हो, हम तो नहीं सेटिस्फाइड है तुमसे। आप पढ़ के आइए, कल से हमको जवाब दीजिए, एकदम स्ट्रिक्टली जवाब दीजिए। बैठिए। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बताओ बेटा, कौन करेगा, हाथ उठाओ। A body starts from rest and moves with a uniform acceleration of this for 5 seconds. During the next 10 seconds, it moves with uniform velocity. Find the total distance traveled by the body using graphical analysis. बताइए कैसे निकालोगे? बताओ ये क्वेश्चन कैसे निकालोगे? ए बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके ऊपर लग रहा है 5 सेकंड के लिए, ठीक है ना? ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकंड पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। बोलो कैसे लगाओगी? लगा लोगी जी? नहीं, ग्राफिकल मेथड से लगाना है। हाँ, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के कर लोगी? हाँ ठीक है, ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे? इधर टाइम प्लॉट कीजिए, इधर टाइम प्लॉट कीजिए, और इधर क्या प्लॉट कीजिए? वेलोसिटी, ठीक है ना? तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 सेकंड के लिए चलता है। हाँ, तो रुक जाओ, रुक जाओ, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u 0 है, एक्सेलेरेशन 10 है, इंटू 5, तो यानी 50 हो जाएगी। तो अगर आपने इसको 10 माना, इसको 20 माना, इसको 30 माना, इसको 40 माना, इसको 50 माना, और इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ऐसे माना। बात समझ में आ रही है? तो अब आप देखिए, यहां कहीं, यहां से स्टार्ट करेगा, देखो यहां से स्टार्ट करेगा और यहां कहीं ऐसे जाएगा। देखो ये क्या हो रहा है यार, ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, जाएगा ना? ठीक, ग्राफ ऐसे हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगला नेक्स्ट 10 सेकेंड यानी 7, 8, 9 और 10 इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसे एकदम सीधा नहीं बना है, ये सीधा है। बात समझ में आ रही है? अब कह रहा है कि इस ग्राफिकल मेथड की मदद से आप बताइए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा। कौन बताएगा? ग्राफ बना दिया आपने? हाँ, तो बताइए कैसे होगा। चलिए, वेरी गुड, बढ़िया। ये अभी अभी मैंने बताया, कई बार रिपीट कर चुका हूं कि एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होता है? क्या होता है? बोलो क्या होता है? बोलो। A1 वाले तो बता लेते हैं, तो A1 वाले बता लेते हैं, अपनी पेज से बता लेते हैं। अब आपकी पेज से चल रहा है ना। क्लास मिस हो गई तो गलती किसकी है? हाँ तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आप सारा पुराना वीडियो देखकर, हाँ रुको, और वीडियो देख के ऐसे मत देखा कीजिए कि वीडियो लगा लिए हैं और चिप्स खा रहे हैं। हाँ, कमरा बंद कर दीजिए, वीडियो लगा लीजिए, कलम ले लीजिए और किताब ले लीजिए, और एकदम ध्यान से सुनिए। और जहां आपको लगे कि ये बात नहीं समझ में आई, तुरंत पॉज कर दीजिए, बैक करके फिर सुनिए। कोई क्वेश्चन आए तो पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। पैसिव लर्निंग मत करिए, एक्टिव लर्निंग करिए, तब कुछ सीखेंगे। और नहीं सीखना है तो क्लास छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है। तो अब देखिए अगली बात क्या है बेटा, इसका इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालोगे तो इसमें से ऐसे ये किया, इसके अंदर का जो एरिया है वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो एरिया निकाल लोगे जी? बोलो, खड़े होकर बताओ कैसे एरिया निकालोगे इसकी। खड़े हो फट से। अब तुम खड़े रहो बेटा।
जब इतना सिंपल चीज तुम नहीं कर पा रहे हो तो खड़े रहो। सुनो जरा, देखो एरिया होगी इस ट्रायंगल की एरिया और प्लस इस रेक्टेंगल की एरिया, ठीक है ना। तो ट्रायंगल की एरिया होगी हाफ बेस, बेस कितना है 5, अल्टीट्यूड कितना है 50, और प्लस इस रेक्टेंगल की कितनी होगी 5 इंटू 50, 5 इंटू 50, तो ये एरिया हो जाएगी, ये टोटल एरिया हो जाएगी। तो ये हो गया 2 25 50, तो दिस इंप्लाइज दैट टोटल एरिया इज इक्वल टू 25 पचे 125 और प्लस 5 पचे 25 250, तो कितना हो जाएगा 350 375, हाँ 375 375 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगी। तुम एरिया नहीं निकाल पा रहे थे? नहीं बेटा ऐसे बात नहीं करते बेटा, ऐसे बात मत करिए ना, बात करिए बेटा ऐसे, उसको फील करिए कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। इसकी एरिया तुमको निकालने को कह रहे हैं, ट्रायंगल की एरिया निकाल लो प्लस इसकी निकाल लो, ऐड कर दो बस। 5 मिनट वहां खड़े रहो, उधर 5 मिनट वहां खड़े रह के पढ़ो। चलो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट देखो। हाँ ये न्यू टॉपिक है, तो देखो इस न्यू टॉपिक में ये बात बड़ी गौर से देखो। अभी देखो तुम लोग को हम 1:15 तक मिनिमम करेंगे ये, हाँ ठीक है, एकदम अलर्ट होके करो। 15 सवाल यहीं तैयार करो और घर पे रिवाइज करो उसको। तुम विश्वास मानो, तुम लोग की लर्निंग स्ट्रेटजी खराब है, तुम लोग खराब नहीं हो, लर्निंग स्ट्रेटजी खराब है। तो स्ट्रेटजी को ठीक करने के लिए 1-2 महीना, जैसे मैं कह रहा हूँ एकदम हूबहू ऐसे चलो है, 30 35 सवाल को एकदम समझ समझ के एकदम तैयार करो। धीरे धीरे दिमाग चलने लगेगा, कस के चलने लगेगा। तो फिर उस बैच में जैसे बच्चे करते हैं, देखते ही मारते हैं, देखते ही मारते हैं, तब ये नहीं कहोगे कि उस बैच में सीख जाते हैं, तो तुम भी सीखने लगोगे, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा, गौर से देखिए। अब आपको हम पढ़ा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब किसी बॉडी का ऐसा मोशन जब उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी का लग रहा है, तो उस समय क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है ना। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया गया, तो ड्रॉप कर दिया गया तो केवल एक एक्सेलरेशन लगेगा, वो कौन सा लगेगा बोलो जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन थे, इधर देखो, जो आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन थे वही आप पुट कर देंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह g आ जाएगा अगर ड्रॉप करते हैं तो, है ना। और v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, a की जगह g आ जाएगा। और s बराबर कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो, अभी सवाल लगाएंगे तो चीजें और स्पष्ट होंगी। देखो इधर देखो, अगर बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो, इधर देखो अभी इसमें पूछ देंगे हम, अगर बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो, और बॉडी को अगर ऊपर फेंकते हैं तो डिसेलेशन होगा, जी की जगह माइनस जी पुट हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। और बाकी सारे वही केस होंगे जो मोशन इन वन डायमेंशन का था, मोशन इन 1D की ही सारी बातें होंगी, बस हम एक्सेलरेशन की जगह जी पुट कर देंगे। हाँ जी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है नहीं दिया है तो नॉर्मली 9.8 पुट करते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है जी की वैल्यू तो 9.8 पुट कर दो। बात समझ में आ गई जी, बोलो। चलो एक सवाल बताओ और बैठ जाओ, एक सवाल तुमको बताना पड़ेगा। देखो, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इधर देखो, अगर किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो इक्वेशंस ऑफ मोशन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैक्सिमम हाइट का केस क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, रुको बीच में नहीं बोलो यार, अब छोड़ो, बैठो, ये करना है वो करना नहीं, इस समय एकदम एक जगह दिमाग रखो, सब भूल जाओ, रखो उसको, बैठो पहले। देखिए मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
कोई बॉडी को ऐसे फेंकते हैं, किसी बॉडी को ऊपर की ओर ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंके तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, स्पीड 0 हो जाएगी। जैसे मान लो ये बॉडी ऐसे फेंके तो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगी बॉडी तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और फिर नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगी। बात समझ में आ रही है ना? तो बताओ मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 हो जाएगी और मैक्सिमम हाइट पे बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है कि अनबैलेंस फोर्स लग रहा है? हाँ, अनबैलेंस लग रहा है, ठीक है ना। स्पीड भले 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड भले 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ठीक है ना। और चाहे बॉडी बॉडी ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही है, दोनों केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगा, एक ही होगा, नीचे की ओर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगी। बात समझ में आ रही है बेटा? एकदम क्लियर है सबको? एकदम साफ है? बोलो जी, इफ बट नहीं है किसी को? बोलो, एकदम क्लियर है ना? 90% पा रहे हो, 85% पा रहे हो, तो ये सब बातें एकदम हलवा की तरह से होनी चाहिए। इसका मतलब है सिंसियर नहीं हो, सीधी सी बात है, सीधी सी बात। बेवकूफ नहीं हो, सिंसियर नहीं। तो अब देखो नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट देखो। अब ये देखो, अच्छा, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ठीक है, अगर प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड करेंगे किसी इनिशियल वेलोसिटी से तो इक्वेशन ऑफ मोशन वो सब मैंने बता दिया ना कि वही मोशन 1D का ही केस है, बस एक्सेलरेशन की जगह जी पुट कर देंगे, है ना। इतनी बात। अब सवाल लगाएंगे तो चीजें एकदम साफ हो जाएंगी, बहुत सिंपल बात है ना। अब देखो, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी 0, तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगे? अगर ड्रॉप करेंगे किसी हाइट से, ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, तब इक्वेशन ऑफ मोशन में u बराबर 0 पुट कर देंगे, बस एक्सेलरेशन की जगह g पुट कर देंगे, है ना। और इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही है, पता है कि नहीं पता है? बोलो जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो। हाँ, 8.2 क्या था ये? अगर मान लिया वर्टिकली डाउनवर्ड किसी बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हैं और किसी इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जैसे आप मान लिया किसी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है u इनिशियल स्पीड से, तो t टाइम के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। उसी तरीके से v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? बोलो जी। अब नेक्स्ट देखो, अब गोल्डन की पॉइंट्स थ्योरी डिस्कस करने की बात नहीं हुई थी कि वो हो जाएगा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक बार देख लो जल्दी। इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, द स्पीड विद विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप इज इक्वल टू द स्पीड विद विच इट कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये कह रहा है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जिस स्पीड से हम किसी बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि इस पॉइंट से किसी बॉडी को u स्पीड से ऊपर प्रोजेक्ट कर लिए, ठीक है ना, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके जब लौटेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, u होगी। पहली बात ये कह रहा है, किसी बॉडी को अगर u स्पीड से हम वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगी तो स्पीड 0 हो जाएगी, और फिर वहां से लौट के जब आएगी उसी पॉइंट पे जहां से प्रोजेक्ट किए हैं तो उसकी स्पीड फिर हो जाएगी u। अगर u स्पीड से हम यहां से बॉडी को ऐसे फेंक रहे हैं तो ऊपर से जाके जब लौटेगी तो इस पॉइंट पे फिर उसकी स्पीड u ही हो जाएगी, लेकिन आपकी डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की ओर। बात समझ में आ रही ना? बोलो जी। ये सब तो क्लास 9-10 में पढ़े हो, बोलो जी। तो यही गोल्डन की पॉइंट्स हैं, एक बार आंख उस पर फिरा लो, एक बार देख लो उसको। हाँ, अभी घंटा घंटा 2-2 घंटा इस सब बातों को देखो। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा 2 महीने बाद कि क्लास में सुन के घर पे जाओगे तो देखना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ सवाल लगाना पड़ेगा। उस स्टेज पे वो सब बच्चे हैं A1 बैच वाले, तुम लोग नहीं हो, तो तुम अपनी पेस से चलो, है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना, पेस से चलो। अरे जो आदमी रोज सुबह उठते ही 1.5 लीटर पानी पीता है तो उसका अभ्यास बना हुआ है,
और जो कभी 1 कप पानी नहीं पिया है सुबह उठने के बाद, वो 1 लीटर नहीं पिएगा ना। शुरू में उसको ऐसा नहीं कि पी नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे ना पिएगा। पहले आधी गिलास से चालू करेगा, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, 2-3 महीने में वो भी सुबह उठते 1 लीटर पानी पी सकता है, कोई भी चीज। ठीक है ना। तो अभी इसको आप घर पे आके प्रैक्टिस करिए छोटी छोटी बातों को, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ इज सेम वेदर द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो ऐसा है कि किसी बॉडी को हमने ऐसे फेंका, मान लिए, ये कह रहा है किसी बॉडी को ऊपर फेंका, ठीक है। तो मान लिए बॉडी यहां से फेंका और टॉप रूफ तक गई और लौटी, ठीक है। तो रूफ तक गई और लौटी, और हमारे और रूफ के बीच कोई भी पॉइंट हो, मान लीजिए ये पॉइंट हो, मान लीजिए ये पॉइंट है, या ये पॉइंट है, या ये पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे जब बॉडी है तो उसकी स्पीड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे फेंकते समय इस पॉइंट पे पहुंची तो मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है, फिर लौटते समय टॉप मोस्ट पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंची तो फिर 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन नीचे की ओर है। यही कह रहा है। बात समझ में आ रही है? बोलो जी, क्लियर है, समझ रहे हो? अच्छा, अब ये देखो, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर द बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अगर कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया तो ग्राफ ऑफ पोजीशन और टाइम, स्पीड और टाइम और एक्सेलरेशन एंड टाइम दिया हुआ है। ये तीनों ग्राफ दिए हैं, तीनों ग्राफ को समझ जाओ, तीनों ग्राफ को समझ जाओ। बात समझ में आ रही है? आपको भी कुछ कौन रहा है, कुछ हल्का फुल्का समझ में आ रहा है? तो देखिए अब आप देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने दिखाया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होगा? जब बॉडी टॉप मोस्ट डिस्टेंस पे पहुंचेगी, तो ऐसा है कि डिस्टेंस और टाइम में कैसा ग्राफ होता है? पैराबोलिक, पैराबोलिक, क्योंकि एस बराबर क्या है? यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये ना है? बोलो। तो अगर कोई बॉडी यू स्पीड से प्रोजेक्ट की गई तो उसके डिस्टेंस और टाइम में ये रिलेशन है, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम में ये रिलेशन है। तो ये ग्राफ किस फॉर्म का है? पैराबोला का फॉर्म का है। मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में बताया था कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y। अगर कोई इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा? पैराबोलिक। ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ठीक है ना। तो अब आप गौर से देखिए, डिस्टेंस और टाइम के बीच क्या रिलेशन है? पैराबोलिक रिलेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का है कि नहीं है? बोलो जी, इस फॉर्म का है कि नहीं है? इस फॉर्म का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? पैराबोलिक होगा, ठीक। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे डिस्टेंस कितना होगा? यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई 2g। अगर हम यू स्पीड से बॉडी को फेंकते हैं, यू स्पीड से बॉडी को फेंकते हैं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? बोलो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 होगी। तो हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच लगा रहे हैं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 है, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच, और दिस इंप्लाइज दैट एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। यानी मैक्सिमम हाइट, कोई बॉडी अगर यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखो जरा देखो, कोई बॉडी अगर यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगी? यू स्क्वायर बाई 2g। करेगी कि नहीं करेगी? बोलो भाई, करेगी ना? यू स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। तो वही देखिए, मैक्सिमम हाइट कितनी है? यू स्क्वायर बाई 2g। इतना ही ना है। और ग्राफ का नेचर क्या है? पैराबोलिक। तो ग्राफ समझ गए? बोलो जी, ग्राफ समझे कि नहीं समझे? समझ में आया ग्राफ? बोलो जी, एकदम दिमाग में साफ करते हुए चलो। अरे यार, तुम लोग में और उन बच्चों में जो टॉप कर रहे हैं, हाँ, सिर्फ इतना ही अंतर है। इसको मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि रिपीट करते करते तुम्हारे दिमाग में ये बात स्थापित हो जाएगी। झूठ बात को भी अगर आप 100 बार रिपीट करिए तो सच लगने लगती है। नहीं, झूठ नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूं। कोई भी बात अगर आप कई बार रिपीट करते हैं तो फिर वही आपके वैल्यू सिस्टम में आ जाती है, और उसी हिसाब से आपका परफॉर्मेंस होता है, ठीक है ना। तो अभी आप स्लो कर रहे हैं, इधर देखो बेटा, बाद में आप फास्ट करेंगे। इधर देखिए,
अब अगला देखिए, u और t के बीच रिलेशन, v और t के बीच रिलेशन। तो अगर मान लीजिए u स्पीड से किसी बॉडी को हम फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो उसका स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यही ना स्पीड होगी, बोलो जी। अगर u स्पीड से किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो अब तुम बता दो ये कैसा, किसका इक्वेशन होगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी किसका होगा, सर्किल का कि स्ट्रेट लाइन का कि पैराबोला का कि इलिप्स का, किसका इक्वेशन होगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी किसका इक्वेशन होगा, बोलो, ये किस फॉर्म का है। अब हमको लग रहा है गुस्सा तुम्हारे ऊपर बेटा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, नहीं समझ में आ रहा सबको, स्ट्रेट लाइन का ना है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी किसका, स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का है ना। तो देखो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट v और टाइम के बीच रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और स्ट्रेट लाइन है, समझ गए। और टाइम और एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन क्या है, पैरेलल है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा g ही होगा जो कि कांस्टेंट होगा। बॉडी ऊपर फेंका जा रहा है तो रिटार्डेशन होगा माइनस जी, और वो कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि बॉडी जब ऊपर जा रही है तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अरे बहुत ऊपर जाएगी तब तो जी की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन थोड़ा मोड़ा ऊपर जाने से जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो रिटार्डेशन और टाइम के बीच ये ग्राफ है। अब ग्राफ समझ गए तुम लोग, बोलो जी, एकदम दिमाग में छप गया कि नहीं छप गया, हाँ एकदम छाप लो और कई बार दोहराओ, कई बार इसको दोहराओ इन सब बातों को, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखो, चलो भाई ये क्या है, अरे ये ये क्या हो रहा है, इसमें तो बड़ा थ्योरी है भाई, थ्योरी छोड़ दें कर लोगे तुम लोग, सवाल लगाए जाए, अब तो फिर थ्योरी पढ़ाते रह जाएंगे। क्या बात हुई थी कि थ्योरी नहीं पढ़ाना है ना, फॉर अपवर्ड मोशन एट एक्सेलरेशन, तो बहुत कुछ पूरा पूरा दे दिया, यहां से कराएं, चलो देख लो, अच्छा थ्योरी देख लो एक बार, तो थ्योरी ही पढ़ाते रह जाएंगे आज हम। इधर देखो, देखो बेटा यहां तक हो गया था। अब देखो ये कुछ बातें हैं जो तुमको ध्यान से देखना है, कुछ बातें हैं जो तुमको ध्यान से देखना है और समझना है, उसको एक बार जल्दी जल्दी देख लो, है ना। और इन बातों का इस्तेमाल प्रश्नों में होगा, और तुम्हारे पास साइक्लोस्टाइल नोट्स है, घर पे आके नोट्स भी दोहरा लेना और ये वीडियो भी दोहरा लेना, ठीक है ना। तो फिर प्रश्नों को जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो ये कहा है कि h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। किसी बॉडी को अगर हम ड्रॉप करते हैं, अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, ut 0 है अगर ड्रॉप करेंगे, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, उसके द्वारा चला हुआ डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यही बात कह रहा है। तो ये बात तो तुम वैसे भी सोच सकते थे, किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे, बैठ जाओ, किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना, क्योंकि हाफ जी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। तो अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, 2t, 3t एक्सेट्रा विल बी इन द रेशियो ऑफ दिस। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर आपको t टाइम, 2t टाइम, 3t टाइम में अगर रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है जी। अच्छा स्क्वायर्स ऑफ, या इसको कह सकते हैं इन केस ऑफ फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट, अगर फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट कोई बॉडी गिर रही है, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है रेस्ट से, तो t, 2t और 3t तीन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उनका रेशियो क्या होगा, 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर, ठीक है ना। दैट इज स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स।
अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है रेस्ट से, फ्री फॉल करेगी तो रेस्ट से ही करेगी। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो t2t और 3t टाइम में उसके द्वारा जो दूरी चली गई होगी उनका अनुपात क्या होगा, स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। बात क्लियर है बेटा? बोलो जी, बोलो। आप सवाल लगाते समय हम इस बात का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मुंह बा दिया उन्होंने। सवाल लगाते समय हम इन बातों का इस्तेमाल करेंगे, तो जो आऊं बाऊं करेगा उसको फिर हम दिक्कत करेंगे, है ना? तो समझ जाओ। अब नेक्स्ट देखो, अ पार्टिकल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट, द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच विल बी इन द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स। देखो, अगर कोई बॉल को, किसी बॉल को हम कहाँ गए, अगर किसी बॉल को, इधर देखो, गौर से देखो, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है उसको ड्रॉप करेंगे एक हाइट से। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है उसको एक हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो क्या होगा, टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच विल बी इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर इंटीजर्स। ठीक है ना? जैसे मान ली किसी बॉडी को एक एच हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया, तो जो सक्सेसिव 1 मीटर दूरी चलेगा उसमें लगा हुआ जो समय होगा, ठीक है ना? देखो, मैं ये कह रहा हूं, किसी बॉडी को एच हाइट से ड्रॉप कर दिया तो सक्सेसिव 1 मीटर चलने में लगा हुआ उसका समय जो होगा वो इस अनुपात में होगा, √1, √2 - 1, √3 - √2, √4 - √3। बात समझ में आ रही? कोई बॉडी एच हाइट से ड्रॉप कर दिया तो पहले मीटर को चलने में लगी हुई दूरी, दूसरे मीटर को चलने में लगी हुई दूरी, तीसरे मीटर को चलने में लगा हुआ समय, इन सब का अनुपात क्या होगा, इतना होगा। ये आइडेंटिटी है, उसको ध्यान, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन अब प्रूफ हम नहीं करेंगे इस समय। बात को समझ लो, सवालों में जरूरत होगी तो फट से अप्लाई कर देना है। क्या चीज, √1, √2 - 1, मतलब हम कह रहे हैं कोई बॉडी अगर एच हाइट से ड्रॉप कर दिए, तो ड्रॉप किए तो पहला 1 मीटर चला, फिर उसके बाद दूसरा 1 मीटर चला, फिर तीसरा 1 मीटर चला, इन सब में चली गई दूरी का अनुपात ये होगा। ये कहने का मतलब, पहला 1 मीटर चलने में ज्यादा समय लगेगा, उसके बाद दूसरा 1 मीटर चलने में कम समय लगेगा, क्योंकि तब तक स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो इन सब कंसेक्यूटिव 1 मीटर चलने में लगा हुआ समय का अनुपात जो होगा वो ये होगा। इसको तुम याद कर लो, कर लोगी ना? बोलो, हो जाएगा? अच्छा, अच्छी बात है। तो हाँ, डायरेक्ट इस आइडेंटिटी पर भी क्वेश्चन आ चुका है, सही बोल रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी पर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है बेटा? डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है? और इसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन लगते हैं, मतलब ये आपका बेसिक्स है, तैयार होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक। अब नेक्स्ट देखो, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एज मास इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट अ हैवी एंड लाइट बॉडी व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट reach the ground simultaneously and with same velocity। बात समझ में आ रही ना? कह रहा है कि कोई बॉडी अगर h हाइट से ड्रॉप की जाती है, कोई बॉडी अगर h हाइट से ड्रॉप की जाती है, कोई बॉडी अगर h हाइट से ऐसे ड्रॉप की जाती है, तो उस बॉडी का जो मोशन है वो इस बात पे निर्भर नहीं है। देखो, गौर से देखो बेटा, उस बॉडी का मोशन इस बात पे निर्भर नहीं है कि उस बॉडी का मास क्या है। जैसे हाथी और चूहा दोनों को एक साथ गिराइएगा, और अगर एयर फ्रिक्शन को आप कंसीडर ना करिए, वैक्यूम कंसीडर करिए, तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि भारी मास जो है वो पहले गिर जाएगा और हल्का मास बाद में गिरेगा, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। दोनों पे एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, दोनों के द्वारा सेम समय में चलेगी, दूरी भी सेम होगी, और दोनों का मोशन एक प्रकार का होगा। ये कहने का मतलब है। बात समझ में आई? तो वही कह रहा है, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। मोशन मास पे डिपेंड नहीं करता है, एज मास इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। मास कहीं इन्वॉल्व है? मास से मतलब है
It is due to this reason that a heavy and light body when released from the same height reaches the ground simultaneously and with same velocity. वही बात मैंने कही है, वही बात कही है ना। हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बातें, इन्हीं सब बातों में सवाल लगता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखो, जो टाइम लेगा h हाइट गिरने में वो इतना होगा, और h हाइट गिरने पे जो उसकी स्पीड होगी वो इतनी हो जाएगी। अगर u बराबर 0 से बॉडी को ड्रॉप किया गया, अगर बॉडी को रिलीज किया गया, ड्रॉप किया गया, तो h हाइट गिरने पे उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, और h हाइट गिरने में इसके द्वारा लिया गया समय इतना हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई जी? बोलो जी, बोलो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज दिस। मैंने आपसे बताया था मोशन इन 1D में कि nth सेकेंड में चली गई दूरी क्या होती है, a प्लस u प्लस हाफ a ट्वाइस n माइनस 1, ठीक है ना। और इस केस में u बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, हाफ a की जगह g है, a की जगह g है, ट्वाइस n माइनस 1। अगर किसी बॉडी को फ्रीली हम ड्रॉप करते हैं, अगर किसी बॉडी को फ्रीली ड्रॉप करते हैं, तो उसके द्वारा चली गई दूरी nवें सेकेंड में कितनी होगी, हाफ g ट्वाइस n माइनस 1। उसी फॉर्मूले में जो पुराना फॉर्मूला था उसमें u बराबर 0 पुट कर दीजिए और a की जगह g पुट कर दीजिए। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड बता चुके हैं ना, बोलो जी, बताएंगे नहीं बताएं? अब देखो, अब देखिए नेक्स्ट चीज देखिए। सो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड एक्सेट्रा विल बी इन द रेशियो ऑफ दिस ऑड इंटीजर्स ओनली। और इस प्रकार क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड का रेशियो क्या होगा, 1:3:5। इधर देखो, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इतना है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इतना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेकेंड का रेशियो निकालिएगा, तो 1:3:5:7 आएगा। अरे जब रेशियो निकालिएगा तो हाफ जी तो सब में कॉमन होगा, कट जाएगा। और पहले सेकंड में क्या होगा, 2 - 1 यानी 1। दूसरे सेकंड में क्या होगा, 4 - 1 यानी 3। और तीसरे सेकंड में क्या होगा, 6 - 1 यानी 5। और चौथे सेकंड में क्या होगा, 8 - 1 यानी 7। यानी ऑड इंटीजर्स के रेशियो में आएगा। अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं और वो केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल करती है, तो पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात कितना होगा, 1:3:5:7। इसी को गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड इंटीजर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ग्राफ विल बी इन द रेशियो ऑफ दिस, दैट इज ऑड इंटीजर्स ओनली। ये ऑड इंटीजर्स में ही होता है। बात समझ में आई, 1:3:5:7 इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। अब ग्राफ अगले पेज में दिखाया होगा, तो ग्राफ को भी एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर दें, बात समझ में आ रही है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज, ये देखिए ये ग्राफ है। कोई बॉडी अगर फ्रीली फॉल करती है, तो डिस्टेंस में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन का ग्राफ इतना होगा, ऐसे होगा। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ तो ऑब्वियस है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, फ्रीली फॉल कर रही है तो। और वेलोसिटी इस प्रकार से बढ़ेगी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन होगा, v = 0 + gt। तो y = mx फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि ओरिजिन से जाएगी। बात समझ में आ रही है, बोलो जी, क्लियर है ना। और डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा पैराबोलिक होगा, डिस्टेंस ट्रेवल पैराबोलिक ग्राफ होगा। ये ग्राफ क्लियर है आप लोग को, बोलो जी। अब सवाल लगाते समय इन सब बातों का इस्तेमाल करेंगे, और जो बच्चा नहीं इन सब बातों को रिकॉल कर पाए बेसिक्स को, फिर उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। दंड जरूरी भी है थोड़ा मोड़ा, और एक बार अगर कष्ट सहकर तुमने हैबिट सही कर ली तो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट खत्म हो जाएंगे। इधर देखो, मेरी बात समझ में आई बेटा, क्लियर है। अच्छा, अब देखो अगली चीज देखो, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, अगर मान लीजिए किसी बॉडी को किसी ऊंचाई से
अगर मान लीजिए किसी बॉडी को किसी ऊंचाई से हम फेंकते हैं किसी दिए हुए स्पीड से, इधर देखो वो बायोलॉजी वाले सर आ गए हैं तो इसलिए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा हमको खींचना ठीक नहीं लग रहा है, हम बस 5 मिनट और खींच दें और फिर उसको हम छोड़ दें। हैं, न्यू टॉपिक है तो बायोलॉजी वाले सर आ गए हैं, छोड़ दें हम, है ना? तो ठीक है, बंद करिए।